Going to study about the properties of liquid helium and liquid helium properties. On the basis of the properties of temperature, we can divide the liquid helium in two parts, liquid helium first and liquid helium second. कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी हम बात करेंगे, उससे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना देखा गया कैमरलिंग के द्वारा। कैमरलिंग ने कोशिश की लिक्विड हीलियम को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए। कैमरलिंग एंड विंस, सो ही ट्राई टू ऑब्टेन द हीलियम इन सॉलिड फॉर्म। अब आप जानते हैं जब भी सॉलिड फॉर्म में जाना है, जैसे कि आप आइस को भी मेल्ट करते हैं, वाटर को आइस में कन्वर्ट करते हुए हीट इजेक्ट की जाती है। जैसे जैसे हम हीट लेंगे तो टेम्परेचर डाउन होता जाएगा और एक स्टेज आएगी जब आइस में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर। आपको क्या लगता है हर लिक्विड के साथ ऐसा ही पॉसिबल होना चाहिए? जैसे जैसे हम टेम्परेचर रिड्यूस करें तो वैसे वैसे उस लिक्विड को सॉलिड फॉर्म में चला जाना चाहिए? क्या लगता है हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एयर इन सब को क्या सॉलिडिफाई कर पाएंगे अगर हम टेम्परेचर बहुत रिड्यूस करते हैं? इज इट पॉसिबल? मे बी यस, मे बी पॉसिबल है। यस, माइट बी पॉसिबल। हम अगर टेम्परेचर रिड्यूस कर रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उनका सॉलिडिफिकेशन भी पॉसिबल है। अगर हम गैसेस को लिक्विफाई कर रहे हैं तो एक सर्टेन टेम्परेचर, बियॉन्ड सर्टेन टेम्परेचर वी कैन आल्सो सॉलिडिफाई द gases, but this things does not happen with the helium. सो कैमरलिंग ने ट्राई किया कि उसका टेम्परेचर बहुत रिड्यूस करके क्या उसको सॉलिडिफाई किया जा सकता है। सो कैमरलिंग फेल्स, उसे ऐसा कोई टेम्परेचर नहीं मिला जिस पर कि लिक्विड हीलियम सॉलिडिफाई हो गई। बाद में किस्म ने ये सब ट्राई किया एंड ही ऑब्जर्व कि अगर हीलियम को नॉर्मल प्रेशर पर उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ और डिक्रीज़ किया जाए तब तो सॉलिडिफाई नहीं किया जा सकता, बट येस अगर उसके प्रेशर को इंक्रीज़ किया जाए देन लिक्विड हीलियम कैन आल्सो सॉलिडिफाई। सो ये लिक्विड हीलियम इज़ द ओनली सब्सटेंस जिसको नॉर्मल प्रेशर पर 0 केल्विन टेम्परेचर पर भी सॉलिडिफाई नहीं किया जा सकता। तो दिस इज़ वन ऑफ द स्पेशलिटी कि हम प्रेशर को अगर 1 atm रखें तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर भी इस गैस को सॉलिडिफाई नहीं किया जा सकता। कुछ अदर इंटरेस्टिंग चीज़ जो इसमें ऑब्जर्व होती है एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर लिक्विड हीलियम जिसका कि बॉइलिंग टेम्परेचर है 4.2 आइसिंग टेम्परेचर है 4.2 केल्विन। तो 4.2 केल्विन पर हीलियम गैस लिक्विफाई होती है और लिक्विफाई एट 1 atm। सो यू कैन सी दिस ग्राफ, एक प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में इसका फेस डायग्राम प्लॉट किया गया है। इस फेस डायग्राम को हम डिस्कस करते हैं। फेस डायग्राम में यू कैन सी हेयर समवेयर हेयर यहाँ पर 1 atm प्रेशर होगा और 1 atm प्रेशर पे अबाउट 4.2 केल्विन पर गैस लिक्विफाई हो जाती है। फर्स्टली ये जो प्रेशर स्केल है यू कैन सी हेयर 0.05, 2.26 atm और फिर यहाँ पर 25 atm आ गया, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो ये जो स्केल है इट इज़ नॉट अप टू द स्केल, ये जो एक्सेस है इट इज़ नॉट अप टू द स्केल। ये जस्ट यूँ ही मार्क कर दी गई है कि यहाँ पर आपको 0.005 दिखाया हुआ है, 2.26 और 25 एंड 30, ये एक स्केल पर डिनोट करने के लिए दिखाए गए हैं। सो अगर मैं इस स्केल को देखूँ तो हेयर समवेयर हेयर इट इज़ 1 atm और 1 atm के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है दैट इज़ 4.2 केल्विन। ना अगर टेम्परेचर को और रिड्यूस किया जाए तो दिस इज समथिंग चेंज इन द फेस कर्व। इसका जो फेस कर्व है कुछ इस तरह से चेंज होता है। इन सडनली एट ए टेम्परेचर ऑफ 2.19 केल्विन देयर आर सम इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस हैपन, द कर्व शेप गोज चेंज। इस तरह का कुछ चेंज जो है कर्व शेप में आ जाता है। एट द प्रेशर ऑफ 25 atm यू कैन सी ये जो कर्व है, ये जो लोअर कर्व है ये ज़ीरो को अप्रोच नहीं करता है, वाइल ये कर्व अगर हम देखें तो ज़ीरो को अप्रोच कर सकता है। दैट मीन्स दिस इज द प्रेशर एट विच वी कैन फाइंड द सॉलिड हीलियम। सो सॉलिड हीलियम, लिक्विड एंड वेपर। इस रीजन में लिक्विड हीलियम सॉलिड
फेस में नहीं है। यहाँ पर इसका वेपर फेस एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर इसका लिक्विड फेस एग्जिस्ट करता है एंड हियर सॉलिड। अंडरस्टूड? सो नॉर्मल प्रेशर पर लिक्विड हीलियम को सॉलिडिफाई नहीं किया जा सकता है। बियॉन्ड 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही हीलियम को सॉलिडिफाई किया जा सकता है। एंड दिस इज सम इंटरेस्टिंग फिनोमिना जो कि यहाँ पर होता है। ऐसा ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना फेस कर्व में यहाँ पर भी मिलता है, यानी कि हाई प्रेशर्स पे भी एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना हम देख सकते हैं। दैट मीन्स दिस कर्व अगेन गोज डाउन एंड सडनली देयर इज सम जंप एंड वंस अगेन इट गोज डाउन। अगर इन दोनों कर्व्स को आपस में मिला दिया जाए तो देयर इज ए लाइन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट सेपरेट liquid helium into distinguished part. We can say this part to be liquid helium first and this is liquid helium second. Something very interesting happening beyond this temperature at lower temperature than 2.19 Kelvin. So we can divide liquid helium in two parts, liquid helium first and liquid helium second. And this line is called lambda line. Okay. So firstly we are trying to understand the phase curve. We are simply discussing what actually happens at different pressure and temperature in the helium. Okay. इन टेम्परेचर और प्रेशर्स की वैल्यू पर हीलियम का वेपर फेस एग्जिस्ट करता है, इन टेम्परेचर और प्रेशर्स की वैल्यू पर लिक्विड फेस एंड हियर सॉलिड फेस। सो लेट्स डिस्कस कि ऐसी क्या डिफरेंस है जिसके कारण हमने इसको कहा कि लैम्डा लाइन के इस साइड का राइट हैंड साइड पार्ट इज कॉल्ड लिक्विड हीलियम फर्स्ट एंड द लेफ्ट हैंड साइड पार्ट इज कॉल्ड लिक्विड हीलियम सेकेंड। कुछ डिस्टिंग्विश प्रॉपर्टीज लिक्विड हीलियम की शो होती है एट दिस टेम्परेचर 2.19 केल्विन। व्हाट एक्चुअली हैपन, अगर हम स्पेसिफिक हीट की बात करें, हीलियम जो कि लिक्विड स्टेट में है उसकी स्पेसिफिक हीट की बात की जाए, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर लेस देन 4.2 केल्विन। 4.2 केल्विन पर हीलियम लिक्विड स्टेट में है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसी से नीचे बियॉन्ड बातें की जा रही हैं कि व्हाट एक्चुअली हैपन्स देन लोअर टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट अप टू द टेम्परेचर 2.19 केल्विन, यानी कि टेम्परेचर अगर 4.2 केल्विन से डिक्रीज किया जाए तो स्पेसिफिक हीट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, बट सडनली एट दिस टेम्परेचर ए जंप्स अकर। ऑल्दो यहाँ आपको ये लाइन मिली हुई लगी हुई है लगती है, बट ये लाइन मिली हुई नहीं है। बेसिकली यहाँ पर एक जंप है और ये लाइन यहाँ से कट होकर सिंपली यहाँ से निकल कर आती है। गेटिंग? स्पेसिफिक हीट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है इस रीजन में, और जैसे ही ये टेम्परेचर आता है तो यहाँ पर एक सडनली जंप नज़र आता है, यानी कि स्पेसिफिक सडनली इंक्रीज हो जाती है एंड देन इट गोज डिक्रीज फ्रॉम दिस अप टू दिस टेम्परेचर। सो इसके बाद ये डिक्रीज होती है। ये कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज, डिस्टिंग्विश प्रॉपर्टी दिखाई देती है। अब अगर इस शेप को हम देखें तो शेप को ये जो स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स वर्ड लैम्डा की तरह दिखाई देता है। इट इज़ लाइक ए सिंबल ऑफ लैम्डा। इफ़ यू कैन विजुअलाइज, आई कैन मेक दिस एज ए लैम्डा। क्या आपको दिखाई दिया? ये एक लैम्डा बन सकता है। डू यू एग्री? यस मैम। ओके, सो इसलिए हम इसको कहते हैं लैम्डा लाइन। इसीलिए ये जो लाइन है इसको कहा जाता है लैम्डा लाइन। सोनू, आपने कहा पीपीटी शो नहीं हो रही है, मे बी और नेट कनेक्टिविटी का कोई इशू हो सकता है। सोनू, विजुअलाइज हो रही है आपको पीपीटी अभी? सोनू, इज दिस ओके? आपको पीपीटी विजुअलाइज हो रही है, दिख रही है आपको? एनीवन एल्स जिसको इशू हो रहा है? पीपीटी दिखाई दे रही है सब लोगों को? यस मैम। ओके, सो यहाँ पर एक लैम्डा की तरह फॉर्मेशन हुआ और इसीलिए उस लाइन को कहा जाता है लैम्डा लाइन। तो यहाँ कुछ हुआ इंटरेस्टिंग से, हमने दिखाई दिया कि कुछ हो रहा है। लेट्स सी कि और प्रॉपर्टीज पे क्या क्या चेंजेस आते हैं। अगर हम विस्कोसिटी की बात करें
तो विस्कोसिटी में भी कुछ ऐसा ही बिहेवियर देखने को मिलता है। 4.2 केल्विन से नीचे की तरफ जाते हुए विस्कोसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है और सडनली इट गोज ज़ीरो। ये जो टेम्परेचर है इस पर सडनली बहुत डिक्रीज हो जाता है एंड इट इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो। मतलब इतनी ज़्यादा विस्कस हो जाता है, विस्कोसिटी ज़ीरो हो जाती है। और विस्कोसिटी ज़ीरो होने का जो इंटरेस्टिंग फीचर है वो हम लेटर ऑन स्लाइड्स में देखते हैं कि विस्कोसिटी ज़ीरो होने के कारण व्हाट आर द इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि आपको इंटरेस्टिंग भी लगेंगे और सोचने पे भी मजबूर करेंगे व्हाट एक्चुअली हैपन्स, ऐसा क्यों हो रहा है। सो विस्कोसिटी इज सडनली ज़ीरो। सिमिलर ट्रेंड इन डेंसिटी आल्सो। डेंसिटी 4.2 केल्विन से नीचे आने पर इंक्रीज होती है, इट गोज़ हाई, और इसके बियॉन्ड टेम्परेचर पर ये डिक्रीज होती है। तो डेंसिटी यहाँ पर मैक्सिमम हो जाती है एंड देन इट गोज़ डिक्रीज। इसी तरह का ट्रेंड थर्मल कंडक्टिविटी में भी ऑब्जर्व होता है। थर्मल कंडक्टिविटी के लिए भी अगर प्लॉट किया जाए तो कुछ ऐसा सा ही प्लॉट होगा। और मेरे ख्याल से आप लोग सुपर कंडक्टिविटी के बारे में जानते हैं, और जब भी हम सुपर कंडक्टिविटी की बात करते हैं द सब्सटेंस विच कम्स फर्स्ट इज हीलियम। सो हीलियम ही वो सब्सटेंस है जिसमें कि ये प्रॉपर्टी सबसे पहले ऑब्जर्व हुई कि अगर टेम्परेचर को बहुत कम किया जाएगा तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो सब्सटेंस है, मटेरियल है, वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। तो हीलियम के लिए फर्स्टली ऑब्जर्व हुआ था इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 800 टाइम इंक्रीज हो जाती है देन द कॉपर। सो एट दिस टेम्परेचर so superconductivity is also a good phenomenon. लिक्विड हीलियम फर्स्ट और लिक्विड हीलियम सेकेंड की जो सुपर कंडक्टिविटी या थर्मल कंडक्टिविटी की बात की जाए तो लिक्विड हीलियम सेकेंड की जो कंडक्टिविटी है वो 800 टाइम बढ़ जाती है। सो दिस इज़ आल्सो डेंसिटी में कुछ इम्पैक्ट है, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक हीट एंड थर्मल कंडक्टिविटी। ये कुछ स्पेकुलर और डिस्टिंग्विश प्रॉपर्टीज़ जो हैं लिक्विड हीलियम सेकेंड शो करता है। इसके अलावा भी एक जर्नल ऑब्जर्वेशन की बात की जाए तो जब हीलियम को ठंडा 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 किया जाता है तो उसमें बबल्स बन रहे होते हैं, और जैसे ही इस टेम्परेचर के बिलो जाता है तो लिक्विड हीलियम सडनली एकदम स्टॉप हो जाता है, सारे बबल्स दूर हो जाते हैं। यू कैन see any video which is available on YouTube that will show you how the liquid helium first we can differentiate by the physical properties। मतलब देखने से ही कैसे आइडेंटिफाई हो जाता है कि लिक्विड हीलियम फर्स्ट है, एंड देन व्हाट एक्चुअली हैपन व्हेन वी लोअर डाउन द टेम्परेचर एट द टेम्परेचर ऑफ 2.19 केल्विन, किस तरह से जो फेस चेंज है वो होता है, और लिक्विड हीलियम सेकेंड किस तरह से बबल लेस लिक्विड बन जाता है। एंड और कुछ और इंटरेस्टिंग फिनोमिनाज हैं लाइक फाउंटेन इफेक्ट। इस इफेक्ट में क्या ऑब्जर्व होता है कि अगर हमारे पास एक दीवार फ्लास्क है जो कि कूल सब्सटेंस को रखने के लिए स्पेशली डिज़ाइन फ्लास्क होता है, अगर लिक्विड हीलियम यहाँ पर है और यहाँ पर एक पर्टिकुलर आपने ट्यूब साइड अरेंजमेंट किया हुआ है, यहाँ पर एक एमरी पाउडर नाम का सब्सटेंस यहाँ डाला जाए, देन लिक्विड हीलियम सेकेंड क्या करता है, यहाँ से पाउडर लिक्विड हीलियम शक होता है और एक फाउंटेन के रूप में निकलता है। सो विदाउट एनी मैकेनिकल अरेंजमेंट लिक्विड हीलियम इटसेल्फ गोज़ लाइक ए फाउंटेन। और ये फाउंटेन की जो हाइट है छोटी ही नहीं हो सकती, मतलब इतनी कम नहीं है जितना आप सोचते हैं। इट कैन गो अप टू 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर की हाइट काफ़ी सफिशेंट होती है। So this is an interesting phenomena, fountain effect, which occur in the liquid helium second. One more interesting effect जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, रोल इन फिल्म ऑन सॉलिड सरफेस। लेट्स सपोज कि हमारे पास लिक्विड हीलियम के फ्लास्क हैं, इस फ्लास्क में भी लिक्विड हीलियम है और यहाँ पर भी लिक्विड हीलियम है। तो रोल इन फिल्म इफेक्ट की वजह से क्या होगा, अगर ये अंदर वाला बीकर जिसमें कि लिक्विड हीलियम कम है और बाहर जो लिक्विड हीलियम का लेवल जो है सरफेस लेवल ज़्यादा है, तो व्हाट एक्चुअली हैपन्स, जो लिक्विड हीलियम है यहाँ से रोलिंग करते हुए उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जाते हैं और इस टेस्ट ट्यूब में चले जाते हैं। सो देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्म फ्रॉम आउटसाइड टू द इनर साइड, और ये ट्रांसफॉर्मेशन तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का जो लेवल है वो बराबर नहीं हो जाता। सिमिलरली अगर इसका अपोजिट केस है, यानी कि इनसाइड जो है लिक्विड हीलियम सेकेंड इनका लेवल हाई है एंड आउटसाइडर इज लेस, देन लिक्विड हीलियम
will roll in from this inner side to the outer side, and तब तक होता रहेगा जब तक कि both level does not get equal. Not only this, अगर liquid helium इसका टेस्ट ट्यूब में है एंड देन इस फ्लास्क में है और इस फ्लास्क का जो लेवल है सेकेंड लेवल से हाई है, देन आल्सो इट हैपन्स कि जो रोलिंग फिल्म है वो लिक्विड हीलियम के मॉलिक्यूल्स रोलिंग करते हुए सरफेस से तब तक नीचे आते रहेंगे जब तक कि इसे पूरा का पूरा फ्लास्क एम्प्टी नहीं हो जाता. The quite interesting phenomena, this is because of the almost zero viscosity of liquid helium. सेम फिनोमिना यहाँ इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा है. यहाँ पर एक लिक्विड हीलियम सेकेंड है और यू कैन सी देयर इज़ ए बबल, एक बूंद सी नज़र आ रही होगी आप लोगों को अगर आप फोटो को देख रहे हैं तो. क्या आपको विजुअलाइज हो रही है, दिखाई दे रही है एक बूंद सी? तो ये बूंद ओके, तो ये बूंद इस वजह से नहीं है कि यहाँ पर आपने कोई फाइन होल किया हुआ है और उसकी वजह से यहाँ बूंद आई हुई है. बेसिकली बिल्कुल पैक है ये. और इस में जो बूंद आती है वो आप किसी भी वीडियो को देख लीजिएगा जो कि इजीली अवेलेबल है. यू विल फाइंड कि यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स है रोलिंग करते हुए नीचे की तरफ मूव करते हैं एंड देन इट फॉर्म्स. So these are some quite interesting phenomena about the liquid helium second because this is something which happen at very low temperature, and in this unit we were discussing about the low temperature prediction. So this is something which is added for your general information कि liquid helium second कि क्या जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं. Now there is no more detail in your course, although it might be interesting for you why actually it happens. So will you try to find why this happens? कितने लोग कोशिश करेंगे जानने की ऐसा क्यों हो रहा है? नो वन, किसी को जानने की इच्छा नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है. अच्छा मैम आपने बताया था ना विस्कोसिटी 0 है. हाँ, तो विस्कोसिटी 0 क्यों हो रही है? दिस इज आल्सो अनदर क्वेश्चन ना. ऐसा इफ सडनली प्रॉपर्टीज़ में इतना चेंज कैसे आया है? ऐसा क्या स्पेशलिटी हो रही है जिसकी वजह से विस्कोसिटी 0 हो गई है? तो वो भी तो जानने की बात होगी ना. जैसे इस तरह की प्रॉपर्टीज़ क्यों थर्मल कंडक्टिविटी सडनली वेरी हाई हो गई है, स्पेसिफिक हीट में जंप आ रहा है, या फाउंटेन इफेक्ट जैसी कोई चीज़ हो रही है, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट लिक्विड का फ्लो हो रहा है. Okay, try to find the answer in the Bose-Einstein condensation. There is some relation with this liquid helium second का जो formation है वो Bose-Einstein condensation से may be somehow related है because that is not in your course, so we are not discussing in the detail. Any other question in this particular topic? No ma'am. Okay. मैम Yes. लास्ट पॉइंट ये आपने जो बताया ना ये एक मिनट अगेन एक्सप्लेन कर दीजिए. रोल इन फिल्म वाला. यस मैम. एक मिनट क्या बेटा. रोल इन फिल्म में अगर हमारे पास लिक्विड हीलियम के दो फ्लास्क हैं, पहली बात तो ना लिक्विड हीलियम जो है उसका टेम्परेचर 2 केल्विन है, 4 केल्विन है. तो यू डू नॉट थिंक कि ये हम लेबोरेटरी स्केल पे कुछ कर रहे हैं और लेबोरेटरी स्केल पे हम ये फिनोमिना ऑब्जर्व कर पाएंगे. बहुत ही कूलेंट टेम्परेचर है. एंड मैंने पहले भी बताया है कि जब हम इतने लो टेम्परेचर की बात करते हैं तो उसकी सब्सटेंस की अरेंजमेंट, उसकी एक्सपेरिमेंटल पोटेंशियल्स कुछ अलग टाइप की होती हैं. स्टिल अगर हमारे पास एक जार में लिक्विड हीलियम सेकेंड है और दूसरा एक इनर जार है जिसमें कि लिक्विड हीलियम सेकेंड है, दोनों में ही लिक्विड हीलियम सेकेंड है. एंड देन लिक्विड हीलियम सेकेंड की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या करेगा, ये जो लिक्विड हीलियम सेकेंड है ये
जिस सरफेस लेवल को बराबर करने के लिए अगर इनर साइड का सरफेस लेवल कम है और आउटर साइड का सरफेस लेवल इंक्रीज है, ज़्यादा है, तो जो आउटर साइड है उससे इनवर्ड रोल इन फिल्म ट्रांसफॉर्म होगी, यानी कि लिक्विड हीलियम सेकेंड का मोशन है जो आउटसाइड से इनसाइड होगा, और तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का सरफेस लेवल इक्वल नहीं हो जाता। सिमिलरली अगर हम इसके अपोजिटली जब हम बात करें, अगर अंदर वाले फ्लास्क में लिक्विड हीलियम सेकेंड का जो लेवल है वो हाई है और आउटर साइड में कम है, तो इन साइड से आउटवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन होगा जब तक कि दोनों का लेवल इक्वल नहीं हो जाता। एंड मोर ओवर अगर सिचुएशन कुछ ऐसी है, आपने जार को ऊपर किया हुआ है और दूसरा जार नीचे है, तो जब तब तक ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा जब तक कि ये पूरा का पूरा इनसाइड जार जो है वो एम्प्टी नहीं हो जाता। सो व्हाई डज इट हैपन, ये क्वेश्चन आंसर शायद आप लोग ढूंढना चाहें, फाइंड आउट करना चाहें। द गूगल वर्ड इज ओपन, बुक्स आर ओपन टू यू। ओके स्टूडेंट्स, एनी अदर क्वेश्चन? नो मैम। अब हम बात करने वाले हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड क्विस्ट ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। हम थर्ड लॉ की बात करें तो क्या पहले कोई मुझे जीरोथ लॉ बता सकता है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है कविता? मैम यस। मैम अगर कोई मतलब कि दो सिस्टम है आपस में, मतलब उनका थर्मली इक्विलिब्रियम में है, तो जैसे मान लो फर्स्ट और सेकंड सिस्टम ए और बी सिस्टम आपस में इक्विलिब्रियम है, बी और सी भी आपस में इक्विलिब्रियम है, और ए और सी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे। राइट। सो ये फर्स्ट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज समथिंग अबाउट द इक्विलिब्रियम सिचुएशन। ठीक है, इसी तरह से मुझे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कौन बताएगा? अनीशा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट डिस्ट्रॉयड। राइट। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है या एनर्जी कंजर्वेशन का नियम है? although first law of thermodynamics like energy conservation also, but इसमें मैथमेटिकल इक्वेशन है, क्या आप वो बता सकते हैं? मैम याद नहीं आ रहा। ओके ओके, एनीवन एल्स? इसकी एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसकी हमने लास्ट क्लास में ही बात की है अभी। मैम डेल ई इक्वल टू डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू। यस संतोष, राइट। सो हम अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो इट इज़ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, यानी कि जितनी भी एनर्जी दी जाती है वो या तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज करती है या फिर सिस्टम कुछ कार्य करता है उसके द्वारा। सो सम वर्क इज डन बाय द सिस्टम। नाउ जो डेल्टा क्यू है, चेंज इन एनर्जी जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमें दिखाई देती है, बट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इसका पता नहीं चलता है कि हीट किस डायरेक्शन में मूव करती है, कौन सी डायरेक्शन में हीट का मोशन हुआ। सो हीट के मोशन के लिए देयर इज अनदर लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसको हमने स्किप कर दिया था, फर्स्ट यूनिट के लास्ट पार्ट में था, वी विल ट्राई टू go on that topic in the later on stage, but for now second law of thermodynamics it tells about the transformation of heat. हीट की डायरेक्शन क्या होगी, क्या ये हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करेगा, और इट इज़ पॉसिबल फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, द मोशन ऑफ हीट पॉसिबल फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, ऐसी भी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसके बारे में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। और मैथमेटिकली जो हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ करते हैं, क्या सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कोई इक्वेशन बता सकता है?
जस्ट लाइक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने बहुत बार यूज़ की है। मैम डेल एस इक्वल टू dq upon yes टी। yes right। let's suppose we can say change in entropy is equal to dq upon t, यानी कि change in heat divided by temperature। अगर constant temperature पे कोई चीज़ हो रही है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, उस आइसोथर्मल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू द हीट। सो दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो चेंज इन एंट्रोपी है, अगर हम बात करें सिस्टम की जो चेंज इन एंट्रोपी है वो कुछ इस तरह से होगी, फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। तो एंट्रोपी में एक सर्टन चेंज को बताएगा। सिस्टम की जो एंट्रोपी है किसी ना किसी रेफरेंस से जुड़ी होगी, यानी कि सिस्टम की इनिशियल स्टेज क्या रही है। तो हम एब्सोल्यूट एंट्रोपी की बात नहीं कर पाएंगे कि एब्सोल्यूट एंट्रोपी क्या होगी, हमेशा ही एक रेफरेंस की बात ज़रूरत होगी, इनिशियल एंट्रोपी और फाइनल एंट्रोपी। सो वी विल ऑलवेज नीड ए चेंज इन एंट्रोपी की जब भी बात होगी तो एक डिफरेंस की बात चल रही होगी ना। जैसे ही लो टेम्परेचर प्रोड्यूस हुआ, सो पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या जब हम टेम्परेचर डाउन करते हैं तो एंट्रोपी डिक्रीज होती है। किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एंट्रोपी बढ़ती है, और टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो एंट्रोपी डिक्रीज होती है। सो एक्चुअली पीपल ट्राई टू फाइंड आउट कि अगर टेम्परेचर को धीरे धीरे डिक्रीज किया जाए तो क्या एंट्रोपी ज़ीरो हो जाएगी, और अगर एंट्रोपी ज़ीरो हो जाती है तो हमें वो एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा कि अब हम सिस्टम के एब्सोल्यूट एंट्रोपी को डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज वी विल हैव दैट पॉइंट जहाँ पर हम कहें कि एंट्रोपी ज़ीरो है, और उसको रेफरेंस पॉइंट मानते हुए सिस्टम की एंट्रोपी को डिफाइन किया जा सकता है, एब्सोल्यूट एंट्रोपी की बात की जा सकती है। सो जस्ट लाइक इन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि हमने अभी स्किप किया हुआ है, उसमें कुछ कुछ स्टेटमेंट है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी कुछ कुछ स्टेटमेंट्स हैं, और उसके बाद एक मैथमेटिकल रिलेशन है। सो डिड यू गॉट द पॉइंट कि अगर हम टेम्परेचर डाउन करते जाएंगे तो क्या एंट्रोपी ज़ीरो हो जाएगी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, इस बारे में ही थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। एनी क्वेश्चन आप लोगों का अभी तक? यू कैन से यस और नो इन चैट बुक्स। ओके, नो मैम। सो हम पहले स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं, देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि स्टेटमेंट क्या कहता है। गॉट माय पॉइंट? अभी तक हम 4.2 केल्विन की बात कर रहे थे, 2 केल्विन की बात कर रहे थे, और अगर हम और लोअर जाना चाहते हैं तो देयर इज़ ए प्रोसीजर बाय न्यूक्लियर डीमैग्नेटाइजेशन। न्यूक्लियर डीमैग्नेटाइजेशन करने पर हम टेम्परेचर 10⁻⁻6 केल्विन के ऑर्डर का ऑब्टेन कर सकते हैं। और हमने रीजनरेटिव कूलिंग पे देखी, रीजनरेटिव कूलिंग में जितनी बार हम साइकिल को रिपीट करेंगे उतना ही लोअर टेम्परेचर जा सकते हैं। सो इट क्वाइट पॉसिबल कि अगर हमें किसी एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर से 10⁻⁻6 केल्विन मिल रहा है, तो अगर हम उस प्रोसेस को रिपीट और रिपीट करें तो माइट बी पॉसिबल कि हम बहुत लोअर टेम्परेचर पर चले जाएं। तो जब ऐसी पॉसिबिलिटी नज़र आई, देन नर्नेस्ट states that at absolute null point all reaction proceed without change in the value of the entropy of the system. The first statement was given by Nernst in 1906. क्या कहता है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट कहता है कि एब्सोल्यूट नल पॉइंट यानी कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो भी प्रोसीजर होंगे वो विदाउट चेंज इन द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की एंट्रोपी में कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी डेल्टा एस इज इक्वल टू 0. फर्दर फाउलर एंड गंगहिम स्टेट समथिंग। उन्होंने क्या कहा? लेट्स रीड। इफ ए सिस्टम इज एट एब्सोल्यूट ज़ीरो इट्स एंट्रोपी विल बी यूनिवर्सल कांस्टेंट, फॉर कन्वीनियंस इट मे बी टेकन एज ज़ीरो। उसने ये नहीं कहा कि सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो जीरो होगी, उसने कहा कि एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर इट्स एंट्रोपी विल बी यूनिवर्सल कांस्टेंट, एंट्रोपी कांस्टेंट होगी, और कांस्टेंट होने की वजह से हम उसको कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसको ज़ीरो ले सकते हैं। द अदर स्टेटमेंट बाय मैक्स प्लैंक, द एंट्रोपी ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड इज ज़ीरो एट द एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। उसने अपना स्टेटमेंट दिया, उसने कहा कि चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो, सभी के लिए
एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर एंट्रोपी ज़ीरो हो जाएगी। लुईस एंड रिंडाल ने भी बोला कुछ, लेट्स सी। एवरी सिस्टम हैज़ फाइनाइट एंड पॉजिटिव एंट्रोपी। हर सिस्टम की फाइनाइट एंड पॉजिटिव एंट्रोपी है, बट एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर द एंट्रोपी मे बिकम ज़ीरो। एंट्रोपी ज़ीरो हो सकती है एंड डज सो बिकम इन द केस ऑफ ए प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। नाउ लुईस एंड रिंडाल ने बड़ा स्पेसिफिक कर दिया कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के लिए एंट्रोपी ज़ीरो हो सकती है, बट लिक्विड स्टेट के लिए या अमॉर्फस सॉलिड्स के लिए एंट्रोपी ज़ीरो नहीं होगी। सो जो मैक्सवेल ने कहा उसका थोड़ा सा अलग स्टेटमेंट, उसने कहा ये जो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर एंट्रोपी ज़ीरो होने की बात हो रही है, एंट्रोपी ज़ीरो, एंट्रोपी कांस्टेंट, चेंज इन एंट्रोपी, इनकी जो बात हो रही है जिसका ज़ीरो होना कहा जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में पॉसिबल है। So from experiment, it has been found that the entropy of solutions, supercooled liquids and amorphous substance is not zero at absolute zero temperature. So जो entropy zero होने की बात, it is applicable on the pure crystalline substance. So इतने सारे statement दिए गए, इन statements को अगर summarize किया जाए तो क्या कहा जा सकता है? इन सभी statements को मिलाकर अगर एक बात कहनी हो हमें थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, तो we can say the equilibrium entropies of all systems and the entropy changes in all reversible isothermal processes tend to zero as temperature approaches absolute zero. इस स्टेटमेंट में दो बातें हैं, द इक्विलिब्रियम एंट्रोपीज ऑफ ऑल सिस्टम्स, यानी कि हम किसी सिस्टम की बात कर रहे हैं और सिस्टम अगर ज़ीरो टेम्परेचर की तरफ अप्रोच कर रहा है तो उसकी एंट्रोपी भी ज़ीरो को अप्रोच करेगी, यानी कि लिमिट एस टी टेंस टू ज़ीरो, एंट्रोपी टेंस टू ज़ीरो। ये वन स्टेटमेंट, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसका मीनिंग है द इक्विलिब्रियम एंट्रोपी ऑफ ऑल सिस्टम, सभी सिस्टम्स के लिए अगर हम ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हैं देन एंट्रोपी विल आल्सो अप्रोच टू द ज़ीरो। द सेकेंड थिंग, the entropy changes in all reversible isothermal processes. The entropy change, now there is something about entropy change. Entropy change की बात हो रही है, डेल्टा एस की बात हो रही है। इट इज़ आल्सो पॉसिबल कि हम ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर पर कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसीजर फॉलो कर रहे हों, कोई भी प्रोसीजर हो रहा हो और उसकी हम बात कर रहे हो, उस प्रोसीजर में जो कि 0 डिग्री केल्विन पर हो रहा है, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर हो रहा है, उसमें चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, दैट इज़ आल्सो ज़ीरो। अगर हम 0 केल्विन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो सिस्टम की एंट्रोपी ज़ीरो है। अगर हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कर रहे हैं, देयर इज सम चेंज, और जब भी हम सम चेंज कर रहे हैं, कोई भी प्रोसीजर हो रहा है एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर, देन आल्सो द चेंज इन एंट्रोपी इज ज़ीरो। So this combinedly we can say this is third law of thermodynamics. एंट्रोपी ज़ीरो को अप्रोच करती है जब भी टेम्परेचर ज़ीरो के अप्रोच करता है। चेंज इन एंट्रोपी आल्सो अप्रोचेस टू ज़ीरो फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एनी क्वेश्चन आप लोगों का इसमें? क्या आपको बात समझ में आई? You can say yes in the chat box or you can say no in the chat box. और इवन यू कैन से कि नहीं, बिल्कुल ही नहीं आई है समझ में। ओके, यस। एंट्रोपी क्या होती है, वंस अगेन अगर हम फिर से डिस्कस करना चाहें, व्हाट इज़ एंट्रोपी? एनीवन? एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी क्या होती है? संतोष, एंट्रोपी क्या होती है? हाँ, अव्यवस्था।
तो जैसा कि हमें लगता है कि अव्यवस्था अगर हम 0 केल्विन कर देंगे तो अव्यवस्था जो है 0 हो जाती है। देयर इज़ नो चेंज इन द एंट्रोपी और एंट्रोपी 0 को अप्रोच करती है। सिंपल है। बट नाउ द क्वेश्चन इज इट पॉसिबल टू अटेंड द एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर? क्या 0 टेम्परेचर अटेंड किया जा सकता है? व्हाट यू थिंक? आप जान नो मैम। नो, ऐसा क्यों? मैम आपने बताया था कि हम 10⁻⁻6 तक 6 केल्विन तक जा सकते हैं। अच्छा, मैंने बताया था इसलिए हम एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर तक नहीं जाएंगे। इवन हो सकता है आप किसी पर रिसर्च करें और पता करें कि एब्सोल्यूट 0 पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते हैं, और यू काउंट ऑन मी कि मैंने कह दिया है तो अब एब्सोल्यूट 0 अप्रोच नहीं हो पाएगा। इज इट राइट? मैंने कह दिया तो अब आप कोशिश भी नहीं करेंगे कि एब्सोल्यूट 0 किसी दिन आप रिसर्च फील्ड में जाएं और लोअर टेम्परेचर वाले रिसर्च फील्ड में जा रहे हैं एंड यू ट्राई टू प्रोड्यूस लोअर टेम्परेचर एंड यू से कि नो मैम ने कहा था अब तो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर नहीं मिलेगा। एम आई राइट? मैम ट्राई जरूर करेंगे। Okay, so there is a fact on base of that I stated that कि हम जो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। मैंने कारण नहीं बताया था आपको कि ऐसा क्यों है कि हम एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। what is the theoretical difficulty in obtaining this temperature? So the main thing is it is impossible to attain the absolute 0 by a finite number of operation. फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन, हम एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन करना पड़ेगा। किसके बीच में? हमने कहा जो लोएस्ट टेम्परेचर हम जानते हैं दैट इज 10⁻⁻6 केल्विन। एक फाइनाइट सीरीज के बाद, एक फाइनाइट रिपीटेशन के बाद जो है हम ये लोअर टेम्परेचर ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें एक इनफाइनाइट सीरीज की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि हम ये एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर अटेंड कर सकें। अटेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं उसका आंसर भी एप्लीकेशंस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हिडन है, बट क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो मैंने डिटेल में इंक्लूड नहीं किया। बट इन जनरल मैं आपको बताऊं क्योंकि हमने कार्नोट साइकिल अभी तक नहीं रीड आउट किया है तो मैंने उसको यहाँ पर इंक्लूड भी नहीं किया है। बट वेन एवर यू विल स्टडी द कार्नोट साइकिल, जब हम कार्नोट इंजन की बात करते हैं तो कार्नोट इंजन 2 टेम्परेचर्स के बीच में काम कर रहा होता है, टेम्परेचर T1 एंड टेम्परेचर T2। अगर एक आइडियल कार्नोट इंजन को एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर और एक सर्टन टेम्परेचर T पर मान लिया जाए, एक कार्नोट साइकिल को हम डिज़ाइन करें एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर एंड सम टेम्परेचर T, देन वी विल फाइंड आउट अगर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर हम 0 केल्विन टेम्परेचर अचीव कर सकते हैं तो सेकेंड लॉ वायलेट हो जाता है। दैट्स वाई अगर किसी प्रोसीजर में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वायलेट हो रहा है जस्ट बिकॉज वी आर अज्यूमिंग कि 0 टेम्परेचर अचीव किया जा सकता है, तो दिस इज द रीज़न विच इज़ थ्योरेटिकली स्टेट कि सेकेंड बाई फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। सो मे बी जब हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करेंगे तो थोड़ा और डिटेल में जानेंगे कि कार्नोट साइकिल को डिज़ाइन करने पर एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर क्या ऐसी डिफ़िकल्टी आती है जिसकी वजह से थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं। एंड दैट्स वाई ये कॉन्फ्लिक्ट तब अराइज होता है जब एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर आना मान लिया जाए, एंड दैट इज़ वाई वी कैन नॉट अचीव दिस एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। एक छोटा सा एप्लीकेशन मैंने ज़रूर से इंक्लूड किया है, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट आप जानते हैं डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर P। सो एक सर्टन टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से कितना हीट में सर्टन टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितनी हीट दी जाए सिस्टम को, दैट इज स्पेसिफिक हीट। एंड मोस्टली एट रूम टेम्परेचर इट इज़ कांस्टेंट। अगर हम स्पेसिफिक हीट को देखें बाय सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी नो डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन T। नाउ डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू CV। सो यहाँ से हम डेल्टा Q को पुट कर सकते हैं CV डेल्टा T। CV इज कांस्टेंट, वी कैन टेक इट आउट। इस इंटीग्रेशन में CV कांस्टेंट है, हम इसे बाहर ला सकते हैं।
और इंटीग्रेशन की लिमिट लगाएं टेम्परेचर T1 से टेम्परेचर T2। अगर टेम्परेचर T1 रूम टेम्परेचर पर है, लेट्स से दिस इज रूम टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू 300 केल्विन और T2 को हम 0 केल्विन मान लेते हैं। अगर इसको इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करते हैं तो व्हाट वी गेट, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? एनीवन कैन टेल मी इसका सॉल्यूशन क्या होगा राइट हैंड साइड का? मैम सीधी बाहर आ जाएगा और log T2 माइनस log T1 log T2 अपॉन T1। और क्योंकि मैंने लिमिट दे दी है संतोष, T1 की वैल्यू 300 केल्विन और T2 की 0, तब क्या होगा इसका सॉल्यूशन? T2 की कितनी? T2 0, और T1? T1 300 केल्विन। बाकी लोग भी बताएं इसका सॉल्यूशन क्या होगा? बबीता, जिनसा, ज्योति। हम लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं? मैम T1 कितना बताया था? T1 300 केल्विन। और यू कैन से T2 अगर हमारे पास 0 केल्विन है तो लेट्स से T1 भी उसके आसपास का ही कोई टेम्परेचर है। हम इस पूरी प्रोसीजर को एट वेरी लो टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं। वेरी लो टेम्परेचर्स क्या होना चाहिए? राइट हैंड साइड एक फाइनाइट रिजल्ट देगा क्या, या कुछ इनफाइनाइट जैसा कुछ हो रहा है? इज इट पॉसिबल टू कैलकुलेट द राइट हैंड साइड अगर हमारे पास टेम्परेचर की लिमिट्स हो? T1 some arbitrary temperature and T2 is 0. Will it give some finite result? मैम अनंत आ रहा है साइड। अनंत कैसे आ रहा है संतोष? कहाँ क्यों ऐसा रीज़न है? अनंत आने का क्या कारण है? नहीं मैम, बबीता, साक्षी, वर्षा, आप लोग भी ट्राई कीजिए। क्या एक फाइनाइट रिजल्ट होगा या एक इनफाइनाइट रिजल्ट आएगा? मैम इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट होने का कारण क्या है? मैम log 0 की वैल्यू थोड़ी ना होती है। संतोष, log 0 कितना होता है? एनीवन, log 0 कितना है? साक्षी, log 0 कितना है? मैम माइनस इंफिनिटी होता है शायद। शायद। ओके, मैथमेटिक्स क्वेश्चनेबल। ज्योति, log 0? Jyoti, Jinsa, Babita, some mathematics, log 0. I don't know what is the value of log 0. Can you help me in that? मैम बेस ई पे तो इनफाइनाइट होती है शायद। So can I say कि जो right hand side है वो determine करना possible नहीं होगा? I'm trusting on you.
राइट हैंड साइड डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं होगा. बाकी स्टूडेंट्स जवाब नहीं दे रहे हैं. आई डोंट नो कि किसी को log 0 की वैल्यू 6 से पता है या नहीं है. बट राइट नाउ कैन आई से कि दिस राइट हैंड साइड वी विल नॉट बी एबल टू डिटरमाइन इफ वी आर टेकिंग द लिमिट फ्रॉम t1 to 0. ये कहा जा सकता है. मैथमेटिकल क्विस्ट है. ओके, मैथमेटिकल क्विस्ट है. इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ मैं आपके लिए, बिकॉज वी आर डीलिंग द टेम्परेचर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. तो लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा अगर हम 0 केल्विन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं. तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा. अभी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हम लोगों ने. थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, चेंज इन एंट्रोपी क्या होना चाहिए. मैम 0. यस. सो अगर चेंज इन एंट्रोपी 0 है, अगर यहाँ पर 0 आ रहा है तो इस साइड को भी क्या हो जाना चाहिए, 0. एंड यू सी मैथमेटिकली बिकॉज ऑफ द log 0 दिस टर्म इज अनडिटरमाइंड. सो अनडिटर्मिनेशन को दूर करने के लिए क्या हो जाना चाहिए, व्हाट इज मस्ट, CV मस्ट बी 0. अगर लेफ्ट हैंड साइड 0 आ रही है तो राइट हैंड साइड को 0 होने के लिए क्या होना चाहिए. अगर CV 0 हो गया तो सब मैथमेटिकल डिफिकल्टी सबकी दूर हो जाएगी, राइट. अगर हम कहें कि CV 0 हो जाता है एज द टेम्परेचर T2 अप्रोचेस टू द 0. एम आई राइट. आपका जो इंटीग्रेशन की डिफिकल्टी आ रही थी वो दूर हो जाएगी. Yes, ma'am. Yes, ma'am. दैट्स वाई दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है कि अगर टेम्परेचर 0 की तरफ अप्रोच करता है तो स्पेसिफिक हीट को भी 0 की तरफ अप्रोच करना पड़ेगा, अदरवाइज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट ट्रू. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी. इसी वजह से जब हम टेम्परेचर 0 की तरफ अप्रोच करेंगे तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बोथ गोज टू द 0. सो दिस इज नॉट कांस्टेंट. अब ये चेंजेस किस तरह से होते हैं इसको हम फोर्थ यूनिट में कवर करेंगे, कि थर्ड यूनिट में कवर करेंगे. वाई डज इट हैपन, कि जो स्पेसिफिक हीट है वो किस तरह से 0 को अप्रोच करती है और इस कर्व की जो शेप है वो किस तरह से डिफाइन की जा सकती है थ्योरेटिकली. सो आई होप कि आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कनेक्शन आपस में समझ में आया होगा. और थर्ड लॉ ऑफ thermodynamics basically this is the equilibrium entropy of all systems, and the entropy changes in all reversible isothermal processes tend to 0 as temperature approaches absolute 0. This is third law of thermodynamics. There are other consequences, interesting consequences हैं, but आपकी कोर्स में इंक्लूड नहीं है, so I'm just limiting myself at this point. Now any question from your side? No, ma'am. Okay.